गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज सर, देव फार्मेसी कॉलेज हसनपुर न्यायपुर भोलागढ़ सुराव इलाहाबाद। बच्चों, आज हम बात करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में। सबसे पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल शब्द का मतलब क्या होता है ये आप लोग ये जान लीजिए कि रेडियो से तात्पर्य यहाँ रेडियो से नहीं है। रेडियो से तात्पर्य यहाँ पे है कि जो स्वतः जिसमें रेज निकलती रहें, जिसमें से स्वतः पार्टिकल्स इमिट होते रहें, ऐसे पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और उनमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है और ये अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल से अपने आप को स्टेबल में लाने के लिए इसमें से डिफरेंट टाइप के पार्टिकल निकलते हैं। इसका बहुत सी इंडस्ट्री में उपयोग होता है, इसलिए इसका कुछ उपयोग मेडिकल के लाइन में भी होता है। तो अभी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन आज देखेंगे किस प्रकार से रेडियो फार्मास्यूटिकल होते हैं और किस तरीके से इनका जो है कि इंट्रोडक्शन है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटे एटम से। तो जो भी प्रकृति में कोई भी पदार्थ बना हुआ है वो एटम से मिलके बना होता है। और एटम क्या होता है? सबसे छोटा पदार्थ है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और ये होता क्या है? ये जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। मेन दो चीजों से मिलके बना होता है। इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट। सेंटर में न्यूक्लियस में क्या होता है? आपका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रकृति में कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलके बना है? वो एटम से मिलके बना हुआ है। और एटम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी वो उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। जितना प्लस चार्ज न्यूट्रॉन्स में होता है उसके बाद जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी संख्या प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, जिससे प्लस और माइनस बराबर हो जाता है। और क्या होता है कि आपका ये न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यूरेनियम इज द हैवीएस्ट एटम। प्रकृति में जितने भी एटम्स हैं उस सब में सबसे ज्यादा जो भारी एटम है वो हमारा यूरेनियम होता है। वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज निगोटिएबल। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है वो नगण्य होता है, मतलब कि बहुत कम होता है, जिसका हम काउंट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन एटम इज लाइटेस्ट एटम। जो हाइड्रोजन एटम होता है वो सबसे छोटा एटम होता है और इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एलिमेंट होता है तो उसको हम सिंबल से दिखाते हैं, ये हमारा क्या है? एलिमेंट है। और इस प्रकार जो ऊपर लिखा होता है ये हमारा मास नंबर है, इसे हिंदी में परमाणु भार के नाम से भी जानते हैं और नीचे वाले को किससे हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या है हमारा? न्यूक्लियस हमारा ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में होते क्या है? आपके प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? ये न्यूट्रॉन होते हैं। जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन को हम पहली बार कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होंगे? उसके एटॉमिक नंबर होंगे, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं और इसे हिंदी में परमाणु क्रमांक के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर हमको किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन के बारे में पता चल गया तो हम जान जाएंगे कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है और जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, जितना प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिवॉल्विंग न्यूक्लियस, यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि उसके बाहर के ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहेंगे। इस प्रकार यदि हमको प्रोटॉन का पता चल जाए तो हम उसके परमाणु क्रमांक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी हमको हो जाएगा। अब बात आता है कि परमाणु क्रमांक मास नंबर किसे कहेंगे? मास नंबर को हम परमाणु भार के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहाँ डिनोट करते हैं? किसी भी एलिमेंट के ऊपर। कहाँ डिनोट करते हैं? किसी भी एलिमेंट के ऊपर डिनोट करते हैं, जिसे हम मास नंबर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम परमाणु भार कहते हैं। अब परमाणु भार में होता क्या है? तो जितना प्रोटॉन का वेट होता है और जितना न्यूट्रॉन का वेट होता है। क्योंकि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन इतने सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि इनके वेट जो है कि नगण्य की होता है, इसलिए हम एटॉम मास नंबर में हम इसकी वेट को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो जितना प्रोटॉन होता है और जितना न्यूट्रॉन होता है उन दोनों के जोड़ को ही हम मास नंबर के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि कोई भी प्रकृति में कोई भी पदार्थ है वो किस चीज़ से मिलके बना है, एटम से बना है, और एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और प्रकृति में जो सबसे हैवीएस्ट एटम है वो कौन सा है, यूरेनियम है, और जो सबसे लाइटेस्ट एटम है वो कौन सा है, आपका प्रोटॉन है। अब हम जो बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से स्वतः किरणें या पार्टिकल्स निकलता रहता है, ऐसे पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि निकलता क्यों रहता है, तो ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब फिर एक प्रश्न उठता है कि हाईली अनस्टेबल क्यों होते हैं, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जो एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं और स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स निकालते रहते हैं, एक्सरे भी निकालते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका जो संख्या है वो कम हो जाए न्यूट्रॉन्स की, और इनकी मतलब जो ये स्टेबल अवस्था में प्राप्त हो जाए अपने आप को। तो अनस्टेबल से स्टेबल में आने के लिए ये स्वतः क्या होता है, ये निकालते रहते हैं। यहाँ पे देखिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। जनरली इसका प्रयोग पहले मेडिकल के साइंस में नहीं होता, लेकिन अभी डायग्नोसिस के पर्पज से इसका बहुत ही उपयोग होता है। और कैंसर के इलाज में जैसे बोलते हैं सेकैया कराने जा रहे हैं, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स के उसमें क्या होता है कि रेडिएशन डाला जाता है, ताकि कैंसर की जो सेल है उसमें क्या होता है, जो अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है उसके जीन लेवल पे चेंजेस किया जाए और उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाए। तो इसके ट्रीटमेंट में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, और डिफरेंट टाइप के डिजीज के बारे में जानकारी के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने लगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। द एटम ऑफ हैवी एलिमेंट्स, ऐसे एटम जो हैवी एलिमेंट्स में होते हैं वो क्या होते हैं, सच एज अ यूरेनियम आर अनस्टेबल। जैसे आपका यूरेनियम है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इन देयर न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स आर हाई देन प्रोटॉन, और उनके जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में न्यूट्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। अब अगला चलते हैं, सच एटम विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस आर नोन एज स्टेबल। तो ऐसे कोई एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर जो एटम होगा उसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी संख्या जब बराबर होगी तो वो क्या होंगे, आपके स्टेबल होंगे। और यदि न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होगी तो वो आपके स्टेबल नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए यूरेनियम 235 है, ये आपका यूरेनियम 235 है। ये क्या है, इसका एटॉमिक वेट है, क्या है आपका ये एटॉमिक वेट, या इसे मास नंबर के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं, मास नंबर से भी जानते हैं। और ये क्या है आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है, जिसे एटॉमिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। इससे नाम जानते हैं एटॉमिक नंबर के नाम से। हमेशा जान लीजिए ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, परमाणु भार, नीचे जो लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। अब यूरेनियम 235 है तो ये क्या करता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और कुछ रेडिएशन निकालता है, जैसे कि आपकी एक्सरे। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि एक आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ है, ये रखा हुआ है, इसके इस तरफ आपकी एक पर्दा लगा हुआ है। इस पर्दे पे क्या होता है, इस तरफ आपके निगेटिव चार्ज रखे गए हैं और इस तरफ आपके क्या रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। तो जब इसमें से पार्टिकल निकलेगा रेडियोएक्टिव पदार्थ में, ये क्या है हमारा रेडियोएक्टिव पदार्थ है, ये क्या है हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है। क्या है आपका ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से स्वतः ही क्या निकलते रहते हैं, पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। ये कंक्रीट की दीवार है, कंक्रीट की दीवार इसलिए सारे तरफ होती है ताकि जो रेडिएशन है वो सिर्फ एक ही तरफ से हो, सब तरफ से रेडिएशन ना हो। रेडिएशन हेल्थ के लिए काफ़ी हजार्डस होता है और ये डिफरेंट टाइप के चेंजेस कर देते हैं सेल में, और ये कैंसर काजिंग भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप की बीमारी भी काज कर सकता है। तो ये जैसे तलवार की धार की तरह से है कि यदि आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके प्राणों की रक्षा करेगा, और यदि आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसा ये तबाही मचा देगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ है। रेडियोएक्टिव पदार्थ में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर, और नीचे इसमें क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक होता है और इसका परमाणु भार क्या होता है 4 होता है। इसे हम ऐसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, नीचे इसके आपके 2 और ऊपर इस तरीके से 4 होता है।
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जब ये पर्दे पे जाता है तो किधर अट्रैक्ट होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। और इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इसका जो नेचर होता है वो किस तरीके का होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो विपरीत चार्ज के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब आगे जब चलते हैं तो यह देखते हैं कि हमारा ये गामा है, गामा में क्या है कि आपका जो परमाणु क्रमांक होता है वो भी जीरो होता है, जो एटॉमिक वेट होता है तो इसमें जो वेट होता है ये भी क्या होता है आपका जीरो होता है। और ये एकदम सीधा चला जाता है, जिससे ये समझ में आता है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या होता है कि -1 लिखा हुआ है, यानी जब इसमें से निकलता है तो एक परमाणु क्रमांक की कमी हो जाती है और इसके ऊपर कोई भी वेट नहीं होता, इसके ऊपर इसमें जीरो लिखा हुआ है। और जब ये स्क्रीन पे पड़ता है तो ये किस टाइप अट्रैक्ट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, जिससे ये पता चलता है कि बीटा पार्टिकल्स के ऊपर हमारे जो है माइनस चार्ज होता है। बच्चों ये जान लीजिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, भी बहुत सारा भाग इसका बाकी है, लेकिन बिना इसको समझे हुए आप रेडियो एक्टिविटी को नहीं समझ सकते। और यदि आप रेडियो एक्टिविटी को नहीं समझ रहे हैं तो आप फार्मेसी में एक बहुत ही बड़ी फील्ड से अछूते रह जाएंगे, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है।